गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। स्टूडेंट्स, आप पहले से ही चैप्टर 2 को पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि आपकी सिलेबस फर्स्ट टर्म में क्लास 12th के फर्स्ट टर्म में चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 प्लस चैप्टर 6 भी आ रहा है। मीन्स फर्स्ट चैप्टर आपका हटा दिया गया है और बाकी की जो 5 चैप्टर्स हैं वो 6 तक आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं। तो उसकी प्रिपरेशन आपकी बेस्ट टू बेस्ट हो सके, इसलिए मैं आपका क्विक रिवीजन कराने के लिए आ गया हूँ, है ना। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा 2-3 पार्ट में इस वीडियो को, इस चैप्टर 2 को फिनिश करूं। और जिन बच्चों को लगता है कि जिनका छूटा हुआ है वो स्कूल में नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, वैसे तो यहाँ तक मैम ने कवर करा दिया है, लेकिन मैं उसको आगे आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो जिसका भी छूटा हुआ है वो यहाँ से काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर सकता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावरिंग प्लांट। ओके, चैप्टर का नेम क्या है बेटा? तो चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर 2 है ये, क्लास 12th का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज की बात करते हैं और फर्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे, हम थोड़ा सा बेटा इसको इलेबोरेट कर देते हैं जिससे आप आसानी से इसको रीड कर सकें, है ना। देखिएगा, इन्होंने इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है कुछ टर्म्स आए हुए हैं, मैं उन कुछ टर्म्स को रिवीजन करा रहा हूँ आपका, देखना। सबसे पहली बात तो यही है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का सेंस क्या होता है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं आपको अच्छे से पता होगा कि बेटा प्लांट किंगडम जो होता है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लांट किंगडम्स को 5 डिवीजन्स होते हैं। पहला डिवीज़न बेटा थैलोफाइटा होता है, दूसरा डिवीज़न जो होता है वो ब्रायोफाइटा होता है, फिर टेरिडोफाइटा होता है, एंड देन जिम्नोस्पर्म, और उसके सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर का नेम ही है, चैप्टर का नेम क्या है बेटा? चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म का ही अनदर नेम होता है बेटा फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि यही एक ऐसे चैप्टर हैं जिनमें फ्लावर आते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म को अनदर टर्म्स में हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर का नेम आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। इसमें और क्या टर्म आए हुए हैं, और इसमें कुछ टर्म्स आए हुए हैं जैसे इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा? इन्फ्लोरेसेंस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द ब्रांच एंड स्टेम। ब्रांच और स्टेम पे जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ओके, चलो अब ये जो फ्लावर होते हैं वो होते क्या हैं एक्चुअल में? तो ये स्टेम के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल ऑर्गेन होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा बेटा। मेल ऑर्गेन, फ्लावर के मेल ऑर्गेन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? तो फ्लावर के मेल ऑर्गेन को हम लोग स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टामेन बोलते हैं। और फीमेल ऑर्गेन को क्या बोलते हैं? तो कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्पेल। और इसको पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें हो गई हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी खास ऐसा नहीं है जिससे कोई बड़ा क्वेश्चन बने। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एक टर्म यहाँ पे दिया गया है मॉर्फोलॉजी। क्या टर्म दिया गया है? मॉर्फोलॉजी। तो बेटा यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल के इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, बायोलॉजी के रूट टर्म्स होते हैं। जैसे बेटा एक होता है मॉर्फोलॉजी, दिया गया है, आप देख सकते हो मैंने सर्किल किया हुआ है बेटा यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। चलिए, मॉर्फोलॉजी इन द सेंस ऑफ उसकी एक्सटर्नल अपीरेंसेस, जिस किसी भी प्लांट की, किसी भी एनिमल की जो एक्सटर्नल अपीरेंसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम उसकी मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ओके, और इसी तरह से और रूट वर्ड क्या? जैसे एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए, द इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टडी
ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोल देते हैं। तो ठीक है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी यही टर्म थे इसमें। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म। हेडिंग क्या हो गई आपकी? हेडिंग हो जाती है कि फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गेन है। फैसिनेटिंग ऑर्गेन का सेंस क्या है? तो फैसिनेटिंग ऑर्गेन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेन है फ्लावर जो हमें अट्रैक्ट करता है, जो हमें लुभाता है। कोई कितना भी गुस्से में हो, अगर वो फ्लावर को देख लेता है तो कहीं ना कहीं उसका जो गुस्सा होता है वो ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब हमें अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब बात ये तो हमें अपने लिए हैं। इनसे हम ऑर्नामेंटल घर को सजावट भी करते हैं, इनसे हम अपने जो कल्चरल वैल्यूज होती हैं, शादी समारोह होते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। किसी को अट्रैक्ट करने के लिए हम इसको देते भी हैं, है ना। और कहीं पे गम, अपना दुख व्यतीत करने के लिए भी हम फूलों को चढ़ाते हैं। देखा ना होगा आपने, है ना। कब्र पे लोग वाग चढ़ाते हैं। जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी कब्र पे भी इसको चढ़ाते हैं, है ना। डेथ हो जाती है, जो डेड बॉडी ले जाते हैं उस पर भी फ्लावर को चढ़ाते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ये सब तो हमारे अपने लिए फ़ायदे हैं, लेकिन इसका प्लांट्स के लिए क्या फ़ायदा होता है? तो प्लांट्स के लिए इसका फ़ायदा होता है कि इसमें उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पाए जाते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पाए जाते हैं। चलो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स को देखते हैं, समझिए बेटा। जैसे यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिया गया है फ्लावर का। तो इसमें आप देखिएगा, ये इसका जो है पेडिसिल हो जाता है, जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। ये इसके सेपल हो जाते हैं, ये देखिएगा सेपल लिखा हुआ है बेटा जी, सेपल होते हैं। ये इसके, है ना, सेपल हो गए। ये इसके पेटल हो जाते हैं, पेटल, ठीक है ना बेटा जी। और उसके बाद ये इसके स्टामेन हो जाते हैं। स्टामेन को 2 पार्ट में बांटते हैं बेटा, फिलामेंट और एंथर। अब स्टामेन मैंने अभी बताया था बेटा जी। स्टामेन क्या होते हैं? तो स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं फ्लावर के। इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। जो ऊपर लगा होता है उसको एंथर बोलते हैं, और जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। इसी तरह से बेटा देखिएगा, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ये जो दी गई है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद नीचे बेस में श्वेलिन पोर्शन दिया गया है जिसको हम ओवरीज भी बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिएगा, अच्छा बेटा, कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे आपको बताने वाले हैं, देख लेते हैं आगे और क्या दिया गया है। तो ये सब है, ये सब आपको पता ही होंगे, आप क्लास 8 से। ये वाला जो फिगर है बेटा, ये ऐसी कोई क्लास नहीं होती है जिसमें इस फिगर को ना दिया जाता हो। चाहे वो क्लास 8 से आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखना, उसमें ये वाला फिगर 100% आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये फिगर की आप प्रैक्टिस करोगे। अपने नोट्स में इसको आपने ज़रूर बना लिया होगा। मैं जब भी आपसे ऑफलाइन में मिलूँगा, है ना, मैं आपके नोट्स ज़रूर देखूँगा। ओके, चलो नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। देखिएगा, ये तो हो गए बायोलॉजिकली, ठीक है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब यहाँ पे बात आई है, अगली हेडिंग आ गई है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स क्या होते हैं। देखो, प्री मीन्स होता है बेटा पहले, ध्यान देना। प्री मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स पहले होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स जब मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट बेटा ये हो गया आपका फीमेल गैमेट, इन दोनों का अगर हम फ्यूजन कर दें तो यही कहलाता है जाइगोट। क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है जाइगोट, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने कहा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन क्या डायरेक्ट हो जाता है? नहीं भाई, फर्टिलाइजेशन से पहले भी तो बहुत कुछ होता होगा। बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट होते हैं उनको हम रखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। ओके, चलो बेटा, इसको हम आगे समझते हैं। देखिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले जो कंडीशन बनती है वो होती है गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र। क्या क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन में? एक होता है गैमेटोजेनेसिस और एक होता है गैमेट ट्रांसफ़र। ओके, ये कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, देखिएगा, सबसे पहला मेल गैमेट की हम बात करेंगे। किसकी बात हो रही है? मेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या होता है हम अभी आपको बता चुके हैं। मेल गैमेट स्टामेन होता है। स्टामेन, देखो बेटा, स्टामेन जब भी हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, इसको देखते हैं तो इसमें एंथर होता है। क्या होता है?
एंथर होता है और फिलामेंट, ये सब हमको ऊपर से ही दिखाई देता है ना। तो इसी को हम यहाँ पे समझते हैं कि जो स्टामेन है, स्टामेन कि जो एंथर है, एंथर का यहाँ पे देखिएगा, एंथर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम एंथर को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एंथर की एनाटॉमी और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा, है ना। अब ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये इंटरनल एग्जाम में अपने आप ही पूछा जाता है। कहने का मीनिंग ये हो गया बेटा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, VIP क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ओके, चलो समझते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं बेटा जी। देखिए यहाँ पे एंथर दिखाया गया है और फिलामेंट दिखाया गया है। ये ऊपर आपका एंथर दिखाया गया है और ये फिलामेंट हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, आपके एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे इस एंथर को डाइसेक्ट किया गया है पूरी तरह से और इसको यहाँ पे पॉलन सैक, देखो बेटा, जिनमें पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उसको पॉलन सैक बोलते हैं। लाइन ऑफ डिहाइसेंस से क्या मतलब होता है, जहाँ से ये बस्ट होता है, फटता है, उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, आउटर साइड आते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ओके, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं बेटा। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड है, ये कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो देख लो भैया बाइलोब्ड कैसे, देखो भैया ये यहाँ से बीच से, सॉरी, है ना, बीच में से अगर हम इसमें से लाइन करें तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो गया। ये देखिएगा, ये बीच से लाइन कर दी, एक लोब बेटा ये हो गया, एक लोब ये हो गया, 2 लोब हैं। जब 2 लोब हैं एंड ईच लोब डिवाइडेड इनटू 2 थीका, और एक लोब में 2 थीका हैं। कैसे 2 थीका हैं, देखना बेटा। अब ये लोब एक लेफ़्ट हो गया, एक राइट साइड हो गया, तो एक में ये 2 थीका हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दूं, इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे वाले पेज पे ये दिखाया जाएगा आपको, है ना। जैसे हम चलो अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बेटा, इसमें आप समझेंगे। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनता है, हमने लाइन किया तो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, है ना। और इस लोब में 2 थीका हैं, ईच लोब कंटेन 2 थीका। तो पहली थीका ये हो गई और दूसरी थीका ये हो गई, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइथिकस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, डाइथिकस कंडीशन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यही वाला फिगर आपको प्रिपेयर करके रखना है। कौन सा वाला फिगर, ये वाले फिगर को आपको प्रिपेयर करके रखना है। ये एंथर का, है ना, सेक्शन का पूरा यहाँ पे शो करके दिखाया गया है। आपको अपने एग्ज़ाम में बनाने के लिए आएगा तो आपको इसको बनाना है और इसको बनाना है। देख लीजिएगा बेटा, इसकी 4 बॉल लेयर्स होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। 4 बॉल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथीसियम, तीसरी होती है मिडिल लेयर और चौथी होती है टैपिटम। ये देखो बेटा टैपिटम, है ना। 4 बॉल लेयर्स होती हैं। इन 3 का फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्टिव होता है और ये टैपिटम जो होती है ये इसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना। और देखिएगा ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने नोट्स में भी बनाएंगे। इन दोनों फिगर को आप बनाएंगे। ये देखिएगा एक सर्किल दिखाया गया है, ये इसका मैग्नीफाइड फॉर्म यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पे ये कुछ दिए गए माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। हम पीछे बैक जाते हैं और वहाँ पे कुछ समझते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो देखो यहाँ पे शब्द बताया गया है ना। टैपिटम जो है ये नॉरिसिस, टैपिटम इन्होंने बता दिया, नॉरिसिस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। तो ठीक है। और देखिएगा सेंटर में जो होते हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। यही स्पोरोजिनस टिश्यू थोड़ा ब्रॉड हो जाएंगे, बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर के यही माइक्रोस्पोर बनाते हैं। माइक्रोस्पोर और बड़े हो जाते हैं। जब तक ये माइक्रोस्पोर रहते हैं बेटा तब तक हम उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। जैसे ही इनमें ग्रोथ हो चुकी होती है और ये पॉलन ग्रेन बन जाते हैं तो जिसके अंदर ये पाए जाते हैं उसको हम पॉलन सैक बोलने लगते हैं। वही कंडीशंस हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड हम उसके नाम बदलते हैं। जैसे बेटा आपको पता होगा, है ना, ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है।
जाइगोट में कुछ और सेल्स बन जाती हैं तो हम उसी को एम्ब्रियो बोलने लगते हैं। कुछ सेल्स और बन जाती हैं तो बेटा हम उसमें फीटस बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। फीटस में जब कंप्लीट मैचुरेशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना, और फीटस का पर्चुरेशन प्रोसेस के थ्रू जन्म हो जाता है तो हम उसको बेबी बोलने लगते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। बड़ा हो जाता है बेबी बोलते हैं, फिर और बड़ा होता है तो हम उसको लड़का या लड़की जो भी होता है वो बोलते हैं। तो आप देख रहे हो उसके जो है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड नेम बदल रहे हैं। सेम यहाँ पे भी है, पहले उन्हीं को स्पोरोजीनस टिश्यू बोला गया जब वो बड़े नहीं थे, फिर वो बड़े हो गए तो माइक्रोस्पोर बोला गया है, फिर और बड़े हो गए तो हम उन्हीं को क्या बोलने लगेंगे? पॉलन ग्रेन बोलने लगेंगे। ओके बेटा जी, ये सब समझ में आ गया होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर के बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा बेटा जी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये फिगर मैंने आपको समझा ही दिया गया है, रिवीजन क्लास चल रही है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं। आगे देखिएगा। सॉरी। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर टेट्रेड, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इससे कैसे होता है ये देखिएगा। पॉलन ग्रेन, द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बनता है, व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा समझ लेना। मेल गैमेटोफाइट, दिस इज द स्ट्रक्चर इन विच मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो प्लांट्स के मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं? वो उसके पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसलिए पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें ये हो गया, थोड़ा सा हम और बनते हैं। अब देखिएगा, पॉलन ग्रेन डिफरेंट शेप एंड साइज के हो सकता है ना। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्कैन्ड इमेज दी गई है, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे शो हो रहे हैं ये, है ना। तो हर तरह के पॉलन ग्रेन होते हैं। हमें सीखना क्या है यहाँ से? तो ये देखिएगा बेटा, अब इस जो फिगर दिया गया है यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये दिया है पॉलन टेट्रिड का, पॉलन टेट्रिड सॉरी। पॉलन टेट्रिड जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 पार्ट में ही डिवाइड हो गया है ना। ये एक यहाँ से निकलेगा बेटा, एक यहाँ से निकलेगा और ये बन गया पॉलन ग्रेन। बन गया आपके सामने पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन जो होता है ये फर्दर डिवाइड होता है। आगे देखना बेटा, पॉलन ग्रेन फर्दर डिवाइड होता है और इसमें 2 सेल्स बन जाती हैं बेटा। आगे देखो बेटा, 2 सेल्स बनती हैं। इधर देखिए, यहाँ पे इसमें डिवाइडेशन होकर के मैच्योर हो रहा है और 2 सेल्स, ये देखिए, एक सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल को बोलते हैं जेनरेटिव सेल। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पॉलन ग्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो पॉलन ग्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं, बड़ी वाली जो लार्ज सेल होती है बेटा उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो स्मॉल और छोटी वाली सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं। अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि पॉलन ग्रेन को कितनी बॉल लेयर्स हैं? बॉल लेयर्स, ये तो उसके अंदर पार्ट सेल्स हो गई बेटा, हम बॉल लेयर्स की बात करते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक बाहर वाली बॉल लेयर और एक अंदर वाली बॉल लेयर। अगर हम इसको मैग्नीफाई करें बेटा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए बेटा, यहाँ पे 2 लेयर्स आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, एक आउटर है और एक इनर है। तो भैया जो आउटर वाली है ना, इसको हम बोलेंगे एक्साइन। क्या बोलेंगे? एक्साइन बोलेंगे। और जो इनर वाली है, अंदर वाली है, उसको क्या बोलेंगे बेटा जी? उसको बोलेंगे इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन बोल देंगे। तो एक्साइन और इंटाइन, बस बेटा यहीं से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि पॉलन ग्रेन में कितनी सेल्स बनती हैं? तो पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में जब होता है तो वो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल में डिवाइड होता है, मान लिया हमने। उसके बाद पॉलन ग्रेन की कितनी वॉल लेयर होती हैं? तो पॉलन ग्रेन की 2 वॉल लेयर होती हैं भाई। पहली जो होती है आउटर साइड जो होती है बेटा वो उसकी एक्साइन होती है, और जो इनर साइड होती है वो क्या होती है? वो इंटाइन होती है। ओके, अब यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देख लीजिएगा बेटा जी, है ना। ये देखिए एक्साइन, ध्यान देना, एक्साइन का फॉर्मेशन किससे होता है? तो एक्साइन का फॉर्मेशन स्पोरोपोलेनिन से होता है। एक्साइन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखो बेटा, स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन बहुत ही रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है जो किसी भी एसिड या एल्कली सब्सटेंस के थ्रू, है ना, डिके नहीं होता है।
इसीलिए पॉलन ग्रेन जब तक उसका लाइफ स्पैन होता है वो पड़े रहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा जी आपको। अब क्वेश्चन उठता है फिर इंटाइन किससे बनी होती है, तो इंटाइन बनी होती है सेलुलोज एंड पैक्टिन से। देखिएगा बेटा इंटाइन किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से। ये देखिए बेटा सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है इसके ऊपर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ते हुए। आगे बढ़ते हैं बेटा हम, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉजेज अ सीवियर एलर्जी। अब हमेशा क्या इससे फ़ायदा ही थोड़ी होता है, कभी कभी इससे लॉस भी होता है, घाटा भी होता है। तो क्या घाटा होता है, ये कई बार एलर्जिक कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं बेटा। एलर्जिक कंडीशन देखिएगा, एलर्जिक कंडीशन कौन कौन सी डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि पॉलन एलर्जी से वजह से कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं। तो देखो भैया ब्रोंकियल एफ्लेक्शन, है ना, और इसमें क्या क्या अस्थमा हो जाता है और ब्रोंकाइटिस। देखो ब्रोंकियल इन्फेक्शन क्या होता है, देखो भैया आपको पता है लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स 2 पार्ट में ऐसे करके डिवाइड होते हैं। ये लंग्स हो गई, ठीक है ना, ये लंग्स हो गए, इनमें है ना ये ट्रैकिया बोली जाती है। उसके बाद ये जो होते हैं वो ब्रोंकाई बोले जाते हैं। ब्रोंकाई और अंदर डिवाइडेशन होती है तो ब्रोंक्यूलस बोले जाते हैं। और ब्रोंक्यूलस किससे कनेक्टेड होती है, एल्वियोलाई से। तो जब इन्हीं में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है ना, जो पॉलन ग्रेन हमारी नोज के थ्रू हमारी ब्रोंकाई में फंस जाते हैं, ट्रैप कर जाते हैं, वो एलर्जिक कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। अस्थमा, है ना, आपने सांस की बीमारी सुनी होगी, है ना, कि उसको दमा या सांस की बीमारी है, तो वो अस्थमा डिसीज को बोलते हैं बेटा जी। ओके, तो पॉलन एलर्जी कौन कौन सी डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब यहाँ पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, ऊपर देखिएगा बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा ऊपर वाला देखिएगा। इन्होंने कहा है क्या पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में लिबरेट होता है, नहीं। देखिएगा इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% से ज़्यादा स्पीसीज में पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन आर शेडेड एट 2 सेल्ड स्टेज। कौन कौन सी सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल्स में ये लिबरेट होते हैं। फिर जो बाकी 60% में तो ये हो गई, तो फिर बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म बचते हैं उनमें पॉलन ग्रेन कितनी सेल्ड में लिबरेट होता है, तो उनमें पॉलन ग्रेन जो है वो लिबरेट होता है 3 सेल्ड स्टेज में। कितने में लिबरेट होता है, 3 सेल्ड स्टेज में। कौन कौन सी 3 सेल्ड हैं, देख लो भैया ध्यान से समझना बेटा। एक तो हो गई यही वाली, देखो एक तो हो गई वेजिटेटिव सेल और दूसरी जेनरेटिव। जेनरेटिव सेल्स ही डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में और ये बनाती है 2 मेल गैमेट। देखो बेटा ये साफ साफ लिखा हुआ है ना, 2 मेल गैमेट्स। ओके बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लार्ज वाली सेल वेजिटेटिव सेल होती है, स्मॉल सेल जेनरेटिव सेल होती है। जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करती है फर्दर और डिवाइड करके ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी से। ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। आपने अगर इस वीडियो को 2 बार देख लिया, समझ लिया, है ना, एनसीईआरटी साथ में रखोगे, नोट्स अपने साथ में रखोगे, पेन पेंसिल लगातार इसको फिगर को ड्रॉ करते जाओगे, सोचते और सुनते समझते जाओगे, है ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियो सुनते सुनते याद हो जाएंगे। ओके, चलो बेटा। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉजेज अ सीवियर एलर्जी, अभी बता चुके हम, ये भी क्वेश्चन बनता है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा, देखिएगा। अब इन्होंने कहा है पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन बहुत ही रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स। आपने देखा पॉलन ग्रेन से ही तो शहद बनता है और शहद बहुत हाईली न्यूट्रिशियस आता है ना, हम इसको खाते हैं। तो देखो कुछ पॉलन ग्रेन से मेडिसिन भी बनती हैं, ड्रग्स भी बनते हैं, है ना। इट इज़ बिकम्स अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट। ध्यान देना बेटा, मिस इन्होंने कहा है फैशन सा चल गया है फूड सप्लीमेंट, है ना। बॉयज जो होते हैं वो 4 दिन जिम में जाते हैं और वहाँ पे फूड सप्लीमेंट ले लेते हैं, है ना, 500 600 1000 रुपए तक के ले लेते हैं और वो इन्हीं प्रोडक्ट से बने होते हैं बस। और उनको खा के उन्हें लगता है कि हम बहुत जल्दी बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगे, शेप एंड साइज को मेंटेन कर लेंगे। तो देखो बेटा सही बात है ये, है ना, मिलते हैं, लेकिन जो आपकी लोकेलिटी में या जो रियल में,
है ना। आपको जो आप लेने जाते हो या तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि जो जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं बेटा उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, वो 2000 से 3000 तक के आते हैं, है ना। और फिर इनके लोग बाग जो है वो नकल तैयार कर देते हैं और ये 200-300 रुपये तक का प्रोडक्ट देने लगते हैं। तो भैया इतना महंगा प्रोडक्ट जो 2000 का और 200 वाले प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं होगा, 100% होगा डिफरेंस, है ना। लेकिन हम लोग सोचते हैं अरे भाई बड़ा सस्ता आ रहा है, खा लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। ये फ़ायदे की जगह पे नुकसान और कर सकते हैं हमारी बॉडी को, है ना। तो हमें पहले प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, जेन्युइन देखना है कि ये ओरिजिनल है या फिर ये लोकल है ना। तो चलो आगे देखते हैं। तो इनसे बहुत सारी टैबलेट बनते हैं, सिरप बनते हैं। आप देखते हो, आपने एक टॉपिक सुना होगा डोपिंग, है ना। तो डोपिंग जो होता है, बहुत सारे एथलीट, है ना, कुछ देर के लिए उनको एनर्जी की नीड होती है, वो इसी तरह के पॉलन ग्रेन को खा लेते हैं, ठीक है ना। उनसे बनी हुई जो टैबलेट्स हैं उनको खा लेते हैं, और जब तक उनकी एथलीट फॉर एग्जांपल 100 मीटर का अगर रेसर है तो उसको 15-20 सेकंड में उसकी रेस पूरी हो जाती है, तो उसको 15-20 सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, इसलिए वो ऐसी टैबलेट को ले लेते हैं और कुछ देर के लिए तो उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होती हैं, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर के ये सब आप समझ गए होंगे, पॉलन प्रोड्यूसेस, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्या पॉलन ग्रेन को, देखो बेटा अच्छे से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि वियाबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, ध्यान दो, वियाबिलिटी ये टर्म दिया गया, वियाबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन मीन्स पॉलन ग्रेन कितने देर तक जीवित रह सकता है, कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। वी कैन से इन अनदर वर्ड द लाइफ स्पैन ऑफ पॉलन ग्रेन, वी कॉल इट वियाबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। तो कुछ पॉलन ग्रेन 30 मिनट तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे 30 मिनट में कौन कौन सर्वाइव करते हैं, तो देखो बेटा एक ट्रिक है इसकी, SLR, SLR ये ट्रिक है बेटा जी। मैं ट्रिक के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। SLR क्या मतलब है इसका, इसका मतलब बेटा सोलेनेशी, है ना, लेग्यूमिनेशी एंड रोजेसी, SLR आप याद कर लोगे। इसमें पॉलन ग्रेन की वियाबिलिटी 30 मिनट होती है। कितनी होती है भैया, 30 मिनट होती है। NCERT में दिखा दें आपको, तो देखो बेटा जी ये लिखा है NCERT में, और ये देखो तीनों यहाँ पे फैमिली दी गई हैं, है ना, फैमिली 30 मिनट हो गई, और ये देखो तीनों फैमिली दी गई हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेशी। ट्रिक बना लोगे SLR, इसमें पॉलन ग्रेन की वियाबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ गया होगा आपको रिवीजन में। एक और छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूँ जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। चलो बेटा देखिएगा कौन सी है वो डेफिनेशन, तो उस डेफिनेशन को यहाँ पे अच्छे से समझना बेटा। NCERT बहुत अच्छी है, बट इसमें कोडिंग की फॉर्म में चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दे दी गई है, लेकिन इन्होंने टर्म नहीं दिया गया है, तो वो टर्म मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो टर्म क्या है, उस टर्म का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। नोट कर लोगे बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। बेटा इसमें लिखने में नहीं आता है ना, तो मुझे माफ़ करना, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि उंगली से लिखता हूँ इसमें, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, आप अपनी कॉपी में इसको नोट जरूर कर लेंगे। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। होता क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन दिस इज़ द टेक्निक इन विच वी कैन प्रिजर्व द पॉलन ग्रेन और एग और स्पर्म इनटू चिल्ड और लिक्विड नाइट्रोजन कंडीशन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है, मैं लाइन को पढ़ रहा हूँ। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो आप सही से पढ़ सको। तो देखना बेटा जी, इट इज़, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। खास बात है बेटा, ये आप डेफिनेशन में ज़रूर डालेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में क्रायो प्रिजर्वेशन टर्म आ रहा है तो आप ज़रूर ये डालेंगे, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। फिर हम इसको कई सालों तक इसको स्टोर कर सकते हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको निकाल लेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप फर्दर वीडियो चाहते हैं तो। ओके, और मैं लगातार उस पर वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ। आपका चैप्टर
चैप्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो लगातार 6 तक मैं पूरा रिवीजन आपको करा दूंगा। ओके बेटा, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो बेटा।